हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को अगले माह 7 साल हो जाएंगे और ये सानिया ज़ाहिर है महब किसी भी पाकिस्तानी के जहन से कैसे हो सकता है जब 144 बच्चे अपनी जान से गए, उनकी शहादत हुई, उसके बाद फिर एक इम्तिहान शुरू हुआ उन शहदा के फैमिलीज़ का, उनके वालिदैन का। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की कि किसी तरीके से हुकूमत और रियासत उनकी बात सुने और उनका सिर्फ़ एक मुतालबा था कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि आइंदा इस तरह का सानिया ना हो और वालिदैन को यकीन दहानी कराई जाए। क्योंकि APS की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था और जो गार्ड्स थे वो केपेबल नहीं थे उन्हें रोकने के। जब क्विक रिस्पांस फोर्स बाद में आई तब उन्होंने टैकल किया, मगर तब तक ये शहादतें हो चुकी थी। इस पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में सो मोटो नोटिस लिया वालिदैन के दरख्वास्त पर और APS कमीशन बना, जिसकी रिपोर्ट गुज़िश्ता साल सितंबर में आई। आज ये जो है मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसलिए उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस APS रिपोर्ट की जब रिलीज़ का हुक्म दिया तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें हमें ये भी देखना है कि आला जो ज़िम्मेदार लोग थे सिक्योरिटी के हवाले से, उनके बारे में क्या हुआ, जिस पर जो वालिदैन ने फिर बात की कि बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए। और गुज़िश्ता माह 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जो बेंच बैठा था, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये कहा गया कि वालिदैन का कहना है कि इस सिक्योरिटी लैब्स की ज़िम्मेदारी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, साबिक DG ISI ज़हीरुल इस्लाम, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान, साबिक CM KP जो है उनके ऊपर परवेज़ खटक और उसके बाद सेक्रेटरी अख्तर अली शाह और कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान, बिल्कुल उनके बारे में कुछ किया जाए। तो उस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हुकूमत देखे, क्योंकि वालिदैन का ये कहना है कि इन पर FIR होनी चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ और आज जब अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो उनसे ये पूछा गया कि आपने हुकूमत से या वज़ीर आज़म से पूछा कि इस बारे में कुछ किया गया, तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर अदालत ने कहा कि फिर हम वज़ीर आज़म को ही बुला लेते हैं। और फिर हुक्म जारी हुआ और वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए। वज़ीर आज़म जब पेश हुए तो अदालत ने उनसे पूछा कि उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट पर क्या किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो उन्हें सिर्फ यही बताया था कि इस रिपोर्ट में सिर्फ इखलाकी ज़िम्मेदारान का तयन करने की बात की गई है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बोलने की कोशिश की तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले वज़ीर आज़म को बात कर लेने देते हैं, आपको बाद में सुन लेंगे। उसके बाद अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तफ़सार किया कि क्या ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है और इस साने में जो शहीद होने वाले बच्चों के वरसा ने इस वक्त के आर्मी चीफ़, उस वक्त के आर्मी चीफ़ और DG ISI के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी, क्या इस बारे में कुछ हुआ। इस पर वज़ीर आज़म ने पहले तो जवाब दिया कि उस वक्त तो उनकी मरकज़ में हुकूमत नहीं थी, और फिर ये मामला अदालत पर डालते हुए कहा कि हमारे लिए कोई मुक़द्दस गाय नहीं है और अगर अदालत इस बारे में हुक्म दे तो इस पर अमल दरामद होगा। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने अदालत को ये भी बताया कि अदालत ने इन ज़िम्मेदारान के तयन के लिए भी अहकाम जारी किए जिन्होंने अफ़गान वॉर में अमेरिका का साथ दिया, मगर जजेस को लगा कि वो शायद ड्रिफ्ट कर रहे हैं। उनसे जो सवाल पूछा गया, साथ ही जब उन्होंने ये बात कर ही दी कि अफ़गान वॉर में जब हमने अमेरिका का साथ दिया उस बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसके असरात दहशतगर्दी की सूरत में मुल्क पर पड़े और 80,000 पाकिस्तानियों को जानों से हाथ धोना पड़ा। तो जस्टिस काजी अमीन ने वज़ीर आज़म से पूछा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत तहरीक तालिबान के साथ मुआहिदा करने जा रही है, तो क्या हम सरेंडर की एक और दस्तावेज़ पर दस्तखत करने जा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म खामोश रहे। इस दौरान जस्टिस काजी अमीन ने यह भी सवाल उठाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ आपकी हुकूमत ने मुआहिदा किया है, जबकि एहतजाज के दौरान 9 पुलिस वालों को शहीद किया गया, तो क्या इनकी जानें हमारी जानों से कम कीमती हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत की तरफ से पूछे गए इन सवालात का बराह रास्त जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग का फिर जिक्र छेड़ दिया और फिर उसके साथ ही 9/11 के वाक़े का भी जिक्र किया, जिस पर बेंच के अरकान ज़ाहिर मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि उनका सवाल सिर्फ ये था कि आपने इस बारे में क्या किया है। समाअत के दौरान फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि उन्हें आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े में जाँ बहक होने वाले बच्चों के वरसा से मिलना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इख्तियार में जो कुछ था वो उन्होंने किया और इस वाक़े के में शहीद होने वाले बच्चों के वरसा को मुआवजा अदा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का ये जवाब सुनकर चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि उनके ये अल्फाज मुतासरा ख़ानदानों के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ हैं। साथ ही जो बेंच के एक और जज हैं जस्टिस एजाज़ुल अहसन, उन्होंने इमरान खान को कहा कि वो भी एक बाप हैं और उन्हें एक बाप की तरह ही इस मामले को देखना चाहिए। बेंच में जजेस जो मज़ीद कुछ बोलना चाहते तो वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें कहा कि मिस्टर जस्टिस 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लें, और एक दफ़ा फिर उन्होंने अफ़गान जंग का जिक्र छेड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुकम्मल होने के बाद जो है जब कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और कहा कि 4 हफ़्तों के बाद आप इस बात का जवाब दीजिए कि हुकूमत इन ओहदेदारान, साबिक ओहदेदारान जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ राहिल शरीफ और दीगर शामिल हैं, उस बारे में हुकूमत क्या करेगी। ये सारा सिलसिला जब हुआ तो वालदैन वहाँ पर ही मौजूद थे शुहदा के। उन्होंने अदालत में ही डिटेल्स पढ़ी हैं, उसमें अदालत ने ये BBC पे भी रिपोर्ट छपी है शहजाद मलिक की, उसमें है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 4 हफ्ते बाद अदालत को जो रिपोर्ट पेश होगी उस पर वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत होने चाहिए। ये अहम पॉइंट है, वरना अटॉर्नी जनरल या दूसरे लोग घुमा देते हैं कि जी अभी वो गौर कर रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। इसके अलावा 2-3 बड़ी दिलचस्प चीज़ें, हालांकि उनका अदालती कार्रवाई से नहीं लेकिन डेकोरम और रिवायत से ताल्लुक़ है। मसलन सहाफ़ियों ने ये नोट किया कि वज़ीर-ए-आज़म थ्रू आउट फ्रंट सीट पे थे ज़ाहिर, तो वो टांग पे टांग रखे बैठे रहे, सामने जजेस बैठे हुए थे। आम तौर से होता ये है कि अदालतों में एक जो डेकोरम होता है उसमें ये होता है कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो तो आपने बता दिया कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ मिस्टर जस्टिस 1 मिनट, वहाँ भी एक रिवायत है कि जब जज बोलना शुरू करता है तो जो बयान देने वाला है वो एहतरामन खामोश हो जाता है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म को अब ये बाल की खाल है खैर कि वज़ीर-ए-आज़म को फॉर सिक्योरिटी रीज़न शायद उस गेट से लाया गया। हाँ नहीं, वो तो ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस का भी डेकोरम है, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो लोग उस वक्त अहम ज़िम्मेदाराना सीट्स के ऊपर मौजूद थे और जो उसमें इंटेलिजेंस के भी लोग थे, वो अब आराम से जो है एक रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तमाम तर पर्क्स और प्रिविलेजेस के साथ, जबकि जो है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिए गए हैं, और उसके अलावा जो सारा नज़ला गिरा है वो सिपाहियों और चौकीदारों पर गिरा है। अच्छा, उन पर भी हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि क्या इंक्वायरी हुई है। जो हम रिपोर्ट के बारे में अभी बात करें या पहले आप सुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वालदैन का जो मौक़िफ़ है, बिल्कुल वालदैन का जो मौक़िफ़ है, ऑफिशियल आप किसी से पूछें जो ऑफिशियल पोजीशंस में है कि या किसको सज़ा मिली और किसको सज़ा नहीं मिली, तो आपको जो जवाब मिलता है वो ये है कि जी ज़्यादातर लोगों को फांसी मिल गई है, और एक जो है अतीक रहमान, उनकी अभी पिटिशन चल रही है। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला किया था। जी, लेकिन वालदैन APS शुहदा के जो वालदैन हैं उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ है कि आप FIR रजिस्टर कराएं उन सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ जो उनकी राय में इस सिक्योरिटी मेजर्स के जिम्मेदारान थे और जायरा के जिनकी बज़ाहिर एक। अच्छा, तुमने कहा ना कि कुछ को फौजी अदालतों से सजाएं मिली हैं। एक फिगर है जो मुझे परेशान कर रहा है, वो ये कि अभी आप जिस रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, जिसकी बुनियाद पे ये सारा आज सिलसिला हुआ, उसके हिसाब से जो एक्चुअल हमला आवर थे 27 थे, उनमें से 9 मारे गए, 12 पकड़े गए। 12 और 9 कितने होते हैं? बाकी 6 या 7 कहाँ हैं?
कुछ पता नहीं है। दूसरी बात, एक बात जिसकी तरफ कमीशन ने भी इशारा किया, आज भी बात हुई, एक जज साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये इनसाइड जॉब नहीं, बिल्कुल वो जाहिर सी बात, तो रिपोर्ट में भी लिखा, वो तो वही मैं कह रहा हूँ, रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है और आज उस तरफ इशारा भी किया गया। तो इसका मतलब है कि जो APS कमीशन रिपोर्ट है जिसने तमाम जो विटनेसेस के, और ये मैं कह रहा हूँ कि शोहदा फाउंडेशन वालों ने ये सवालात फिर उसमें दिए उन जस्टिस इब्राहिम साहब को जिन्होंने APS कमीशन की रिपोर्ट लिखी कि ये पता कीजिए कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जो गार्ड्स थे वहाँ पर उस वक्त मौजूद, अस्करी गार्ड्स और जो रेगुलर गार्ड्स थे वो इक्विप ही नहीं थे, और वहाँ पर क्योंकि उससे पहले थ्रेट आ चुका था, नेक्टा ने थ्रेट एक जनरल थ्रेट था, लेकिन ये था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हो सकता है, और ये क्योंकि इंस्टॉलेशंस, आर्मी फैमिलीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल, हाँ, तो वो उनका इशारा था। तो वो भी क्वेश्चन हुआ कि क्यों नहीं APS की हिफाजत का इंतज़ाम किया गया। फिर दहशतगर्दों ने ये भी किया कि उन्होंने गाड़ी जला दी, जला दी। ये जब हम रिपोर्ट पर बात करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जब ये जो कुछ अंदर का हाल हम आप रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जब बाहर जो माएँ हैं APS शोहदा की, वो क्या कहती रही, वो सुन लीजिए। सबर होगा तो मैं कंबल ओढ़ के घर में सो जाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे सबर, देना है तो अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए, नहीं चाहिए मुझे सबर, मत करो मेरे लिए सबर की दुआएं। हम आज की कार्रवाई से हम सुप्रीम कोर्ट से मुतमईन है, लेकिन हुकूमत से मुतमईन नहीं है। हमें नहीं पता हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा या हम इसी तरह दर बदर रुलते रहेंगे। कोर कमांडर हिदायतुर रहमान जिसने उस वक्त भी हमें कहा था कि क्या हुआ जो आपके बच्चे शहीद हुए, और पैदा करो। ये बच्चा पैदा करना इतना आसान है, उसको पालना इतना आसान है, हम इन लोगों को क्या जवाब दे सकते हैं? इतने बड़े दुख के बाद हम इनकी ये बातें भी सहते हैं। मैं इस पर पॉइंट देना चाहता हूँ। ये जो खातून है, किसी बच्चे की माँ है जो शहीद हुआ, कोर कमांडर हिदायतुर रहमान को कोट कर रही हैं कि उन्होंने कहा और बच्चे पैदा कर लें, और भी लोग शहीद हुए हैं। इट्स वेरी प्रैग्मेटिक एंड अमलियत पसंदी जिसे कहते हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसी से मिलता जुलता जो है ना, प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, इसी से मिलता जुलता वाक़या मुझे याद आ रहा है। 16 दिसंबर 1971 पलटन मैदान, वहाँ जो भी सेरेमनी वगैरह हुई, जो भी हुआ, उसके बाद राइटर्स का जो नुमाइंदा था उसने ढाका गैरेजन के कमांडर थे मेजर जनरल जमशेद, उनसे पूछा जी आपके क्या तासुरात हैं? कौन से तासुरात? भाई दो फरीकों में मुकाबला होता है, एक हारता है एक जीतता है। वेरी प्रैग्मेटिक। हाँ, लेकिन इस सेंस में 10 हाथ इसलिए आगे है वो तो बात सही है। वजीर आजम भी यही कह रहे हैं, और तमाम उन्हें ये दुख था उस वक्त भी, और इस वक्त भी ये तमाम ये कह रहे हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन तो दे दी। ये वालदैन खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये अश्योरेंस चाहिए कि आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना हो। हुकूमत का जो रवैया है वो सिर्फ ये है कि कंपनसेशन हमने दे दी। हर हुकूमत का रवैया होता है, हर इदारे का भी ये रवैया होता है। देखो होना क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल यही अगर आगे कोई ये रिपोर्ट आएगी 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में। अच्छा, आज शुरू में कोशिश की उन्होंने कि जी वो कहें जी 2015 में तो हमारी हुकूमत तो नहीं थी, एक प्ली ली। फिर अचानक से शायद उन्हें ख्याल आया कि भाई साहब रिपोर्ट तो जुलाई 2020 में रिलीज हुई थी, तो उसके बाद अच्छा मेरा लेकिन कोई भी हुकूमत होती, मेरा ये ख्याल है वो भी यही कहती और वो भी यही करती, वही कह रहे थे, यही कहती, यही करती। अच्छा, जिस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा। लेकिन एक मेरे ज़हन में थोड़ा सा सवाल आता है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आ रही है तो बताएं। वज़ीर आज़म को तलब करने का क्या मकसद था यहाँ पर? देखिए, मेरे ख्याल में तो अदालत ने जो तलब वो इस वजह से किया कि वज़ीर आज़म या हुकूमत
ने उस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या करना चाहते हैं। अगर मैं वज़ीर आज़म के मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वज़ीर आज़म को आज बजाय इसके कि अफ़गान जंग और उसके ऊपर जाते, वो सीधा सीधा कहते मैं वज़ीर आज़म, मेरी अथॉरिटी है, मैं इंक्वायरी करूँगा और इंक्वायरी के बाद आपको रिपोर्ट। तो उन्होंने ये कहा ना कि जी हम तो आप जो जैसा हुक्म करने को तैयार है, लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ वज़ीर आज़म के आने का, वो ये है कि आपने जो डिसीजन लिया, पोस्टपोन जो किया 4 हफ्ते के लिए, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जो रिपोर्ट आएगी 4 हफ्ते बाद हमें सबमिट की जाएगी, उसमें वज़ीर आज़म के उस पर साइन होने चाहिए। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म को अब उन्होंने डायरेक्टली इस पूरे एपिसोड में इन्वॉल्व कर लिया, तो उससे हायर अथॉरिटी है चूँकि शायद कुछ मेरा सिर्फ ये था कि सुप्रीम कोर्ट बसद माजरत, अगर सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ऑर्डर कर दे, देखें ये चीज़ है कि वो वालिदैन नहीं सर, ये एक अलग बात करें। ये जो ऑर्डर है ना, उसमें ये लिखा है कि मदर्स की ग्रेवेंसेस हैं, वो चाहते हैं पेरेंट्स के जो है इन मतलब गोलमोल बात है। तो स्पेसिफिक वज़ीर आज़म ने कहा ये बात कि आप मुझे ऑर्डर दे दें, मैं जो आप कहेंगे मैं एक्शन लूँगा उस तरीके। उन्होंने कहा नहीं, आप करें, क्योंकि ये वो गरम आलू है, सॉरी टू से, जो कोई अपने सर नहीं लेना चाह रहा। देखें बॉटम लाइन क्या है। हाँ, वो कह रहे हैं कि सर आप कुछ करें, हाँ। वो कह रहे हैं आप करेंगे तो हम कुछ करेंगे, बिल्कुल। तो बेसिकली ये वही है घुमाना। इसीलिए मैं बार पहले भी ये सवाल पूछा कि वजीर आजम को वहां पे तलब करने का क्या मकसद था। क्या ये सिर्फ ये दिखाना था कि देखें जी हम इतने सीरियस हैं? नहीं, तो पहले भी वज़ीर आज़म को तलब किया जाता है। मैं इस केस की बात कर रहा हूं सर, ये स्पेसिफिक केस जाहिर है इसमें, और मेरे ख्याल में इमरान खान के पास ये मौका अभी भी है। मीडिया के लिए तो शोशा बन गई है। नहीं सर, देखें शोशा बनी या जो बाहर शहदा के वालिदैन है ना, उनके लिए तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण, मतलब जितनी उन्होंने स्ट्रगल किए बेचारे। आज मैं एक सुन रहा था एक वालदा को जिन्होंने कहा कि, और हमने शायद चलाया भी, कि जो हमें अभी भी उम्मीद है कि अदालत इंसाफ देगी। वो अदालत इसलिए गए हैं कि वो हुकूमत को मजबूर करें। अब यहाँ अदालत भी कह रही है कि जी आप कुछ करें। सर यहाँ सब मजबूर है, कोई किसी को मजबूर कर नहीं सकता। एक वक्फा लेते हैं, फिर इसमें मजीद बात करें। वेलकम बैक। जब हम बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम अपने जहन में रखें। आपने यकीनन मीडिया पर प्रिंट स्टोरीज़ में देखा होगा कि जी 525 पेजेस पर मुश्तमिल है ये रिपोर्ट। बात ये सही है, लेकिन इन 525 पेजेस में से सिर्फ 27 पेज रिलीज़ हुए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। पहला पेज तो ये कवर है, इसको आप माइनस कर दें। अगले जो 1 2 3 4 5 13 सफ़े हैं वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स और मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स, पहले 13 पेजेस सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स है। फिर बयानात शुरू होते हैं और उसमें भी से कुछ सिलेक्टेड है, अर्जुन खान के हैं, कुछ और जो शुहदा के वालिदैन हैं एंड सो ऑन, उनके हैं। फिर हम आते हैं कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन नोट्स मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 शायद 3 सफ़ों की हैं। तो जब हम यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल की कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा है वो लिखा है, असल में हम सिर्फ 3 सफ़ों की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ आप जहन में रखें। बाकी इस वक्त क्लासिफाइड है, हमें नहीं पता कि कभी अगर डिक्लासिफाई होगी या नहीं होगी, जाहिर है। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें कुछ बातें आपने अभी भी की थी मुबश्शिर, में थोड़ी सी दोहरा देता हूँ कि जो स्टैटिक सिक्योरिटी टीम थी वहाँ की, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। अस्करी गार्ड्स का जो किरदार था उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इन्होंने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। 2 मोबाइल व्हीकल टीम्स थी जो गश्त कर रही थी। एक जो टीम थी MVT-1 जिसको कहा जाता है, उस एक गाड़ी को में आग लगाई गई उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, ताहम वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। दूसरी MVT ने रिस्पॉन्ड किया लेकिन वो दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हुए, और फिर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स या रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स वो इसमें दाखिल हुई। आजकल क्योंकि एक बार फिर बातें हो रही हैं कि जी तहरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातें क्या हो रही हैं बल्कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, सब मंजर आम पर ही है। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर हमें याद रखनी होंगी। एक जो मेरे सामने एक बहुत अहम नुक्ता है इस पॉइंट में, वो है कि जो स्कूल के इर्द गिर्द के जो रिहायशी थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन कुछ, उन्होंने मदद दी।
दहशतगर्दों की, और यहाँ पर लिखा हुआ है when one's own blood and flesh commits treachery and betrayal, the result will always be devastating. तो ये है। और फिर जाहिर है कि ये भी बात हुई कि MVT1 को एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पनिशमेंट दी। जाहिर है वो उनका अपना एक प्रोसीजर होता है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। तो अगेन जब हम 525 सफ़ों की बात कर रहे हैं ना, हम असल में सिर्फ 3 सफ़ों की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि जिस इंक्वायरी कमीशन ने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि दहशतगर्दों को किसने इन्फॉर्मेशन दी कि उस वक्त उस स्कूल के हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मौजूद होंगे और वो सीधे वहीं गए और उन्होंने वहाँ जो कत्लेआम किया वो जाहिर है वो तारीख का हिस्सा है। इतनी बड़ी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वारदातें होती हैं, इनसाइडर्स की मुखबरी के बगैर कैसे मुमकिन नहीं है? ज़्यादा ज़्यादा आप घुसेंगे 8-10 लोग मार देंगे ना। ये जो था ये तो पूरा एक जिसे कहते हैं ना कत्लेआम। अच्छा, कत्लेआम ये थोड़ी है कि जी 3 बंदे बैठे उन्होंने कहा यार चल को वहां जाना, सबको मार देते, ऐसा नहीं। उस पे महीनों का काम होता है, इमैक्युलेट उसके साथ रेकी होती है बाकायदा। अच्छा, ये तो अंडरस्टूड बात है। ये अब इसमें भी ना दो आप इसकी अगर खाल थोड़ी सी निकालने की कोशिश करें तो 2 चीजें इसमें हो सकती है। एक तो आपने बात की ना रेकी की, उससे आपको पता है कि यार ऑडिटोरियम यहाँ है, हाँ दफ्तर यहाँ है, बाथरूम यहाँ है और यहाँ से हम दाखिल हो सकते हैं। उससे आपको ये नहीं पता लगता कि इस वक्त ऑडिटोरियम में कौन है। अच्छा, लेकिन एक बात है, चूंकि मैंने कहा कि प्लानिंग होती है बड़ी लंबी, 150 लोगों को मारना कोई मजाक तो नहीं है ना। उस दौरान उनके राब्ते भी होते होंगे, मवासलाती राब्ते भी होती हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम ही ये है कि वो चीज़ें जो हैं टैप वैप करती हैं। हैरत की बात है कि इस पूरी प्लानिंग जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में उनके सेल्स के दरमियान हो रही होगी, कोई बहुत से क्लू ऐसे भी होंगे कि यार कोई बहुत सिनिस्टर चीज़ होने जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि उस रिपोर्टिंग में उस जो रिपोर्ट है 525 पेजेस की, उसमें इस पे इशारा है या नहीं है, ये तो बहुत ही कलीदी पॉइंट है। बिल्कुल, देखिए अब इसमें ना सॉरी एक ही पॉइंट आता है जो ये जो 3 सफ़े की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक जो जेनेरिक थ्रेट अलर्ट दिया गया था, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि उन दिनों में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जेनेरिक थ्रेट अलर्ट, और ये इतना वेग था, जाहिर है कि आर्मी खानदानों को आपको याद है परेड लेन मस्जिद में जो मैसेकर हुआ था, और भी बहुत आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। जहां तक कि आप बात कर रहे हैं जो इंटेलिजेंस चैटर जिसको कहा जाता है ना कि ये चैटर पिकअप हुई है, हो सकता है उसके बारे में पता हो सकता है कि वो इतनी ऑपरेशनल सिक्योरिटी रखी हो इस ऑपरेशन में कि वो स्किप हो गई हो। अगेन हम इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमें और एजेंसियों के अपने भी तो इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं। नहीं, वही कह रहा हूं ना कि लुक अगेन मतलब ऐसे ग्रुप्स पे, लेकिन इसमें ये भी होता है ना कि देखें अगर 100 हमलों की प्लानिंग हुई है, आप 99 रोक दें, इट इज द वन दैट यू विल बी। लेकिन ये फ्लैगशिप अटैक है, ये इस तरह नहीं हो सकता कि जी 10 में से एक टारगेट रैंडमली ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये 9/11 के बारे में 9/11 के बारे में भी यही सवाल पूछा गया था। बिल्कुल 9/11 के बारे में मगर कम से कम हमारे इदारों को हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसलिए नहीं हो रहा कि उन्हें कोई टारगेट करना चाह रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो वालिदैन कह रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, आपको दोबारा से नज़र षानी करनी पड़ेगी, जो भी आपके सिक्योरिटी प्लान्स होते हैं, जो भी सिक्योरिटी, तो इस हद तक मैं उनके साथ हूँ कि बिल्कुल आप इंक्वायरी कम से कम करें। हुकूमत के उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, DG ISI थे, उनको बुला करके पूछा तो जाए कि जनाब ये क्या हुआ। आज अटॉर्नी जनरल ने ये एक बात कही कि हो सकता था कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं, DG ISI हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो रिज़ाइन कर देते उस वक्त, जो कि नहीं हुआ। फिर जाहिर ब्रीफिंग हुई, वो तो बहुत उसको अच्छा हम जो बाल्गी खाल निकाल रहे हैं APS के वाक़े पे, हमारी एक नेशनल साइकी, उसकी मजबूरी में हम ये कर रहे हैं। लियाकत अली खान के कत्ल से लेके APS तक हर चीज़ को छुपाया गया है, लिहाजा हमें कोई पॉजिटिव पहलू नज़र नहीं आता, तो हम शक की फ़ज़ा में ऐसा करने और अपना कंक्लूजन निकालने पे मजबूर हैं। और दूसरा ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप रिपोर्ट्स को आम नहीं करेंगे। हमारे पास उसामा बिन लादेन की रिपोर्ट है,
ठीक है, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट है हमारे पास। सबसे बड़ी बात, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आपको पता है, हम एक भारतीय मैगजीन में छप गई, जिससे पाकिस्तानियों को पता लगा कि हुआ क्या था। हम जिसके बाद किताब छपी जो मेरे पास घर पे पड़ी। एग्जैक्टली। लेकिन आप रिलीज नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल रिलीज नहीं करेंगे, सही बात। ऑक्सफोर्ड में मिल रही है लेकिन रिलीज ना करो। वक्फे के बाद वेलकम बैक। और 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद की शाहराह कश्मीर पर एक इन ऑपरेटिव मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम से एक 11 साला बच्ची की लाश बरामद हुई, जिसके पुलिस को शक है कि उसको रेप करने के बाद उसको गला दबा करके मारा गया है। ये केस अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, एक ब्लाइंड केस बन गया है। हालांकि उस मेट्रो स्टेशन के ऊपर 2 गार्ड तैनात थे जिनसे पूछगछ भी हुई, मगर वो इस बात का जवाब नहीं दे सके कि यहाँ कोई आया था, कौन उस बच्ची को लेके आया था। और ये इस हद तक ब्लाइंड केस बन चुका है कि पुलिस ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तक में वायरलेस किए हैं कि अगर किसी की कोई बच्ची गुम हुई है तो हमारे पास आए, रिपोर्ट करे। और आज एक अपील भी अपील भी आई है। अपील से पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कॉल पहले सुबह पीर के रोज़ का ये वाक़या है, ठीक है। सुबह 8 बजे कॉल जाती है पुलिस को, और पुलिस कॉल भी गई थी वहाँ के मकामी गार्ड से जो वहाँ के एरिया को चेक कर रहा था, क्योंकि वो ज़ेर तामीर है, सामान भी पड़ा होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस लड़की की लाश मिली बाथरूम में। अब उम्र इसकी बोली जा रही है कि 11 से 13 साल की है। बहुत अच्छे और साफ़ कपड़े पहने हुए थे। हम ज़ाहिर है उसकी तस्वीर आपको वो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो अपील की तस्वीर है वो अगर आप स्क्रीन पर ले आएँ प्लीज़। सफ़ेद रंग के कपड़े थे और सफ़ेद मोज़े पहने हुए थे, और जूते नहीं पहने हुए थे, और साफ़ सुथरा सब कुछ। तो इससे पुलिस मतलब ये अंदाज़ा लगा रही है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की ये थी। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जैसे आपने अभी बयान किया कि तमाम वायरलेस गई हैं, और अभी मेरी पुलिस से बात हो रही थी तो वो इर्द गिर्द के इलाके के थानों के FIRs भी चेक कर रही हैं कि कोई तलाश गुमशुदा या कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई। आज है वेडनेसडे, मतलब 2 दिन गुजर गए हैं, और हालांकि पुलिस की तरफ से अपील भी जारी है, हालांकि ये जारी है, कोई सामने नहीं आया। और ये एक बड़ी एक अजीबोगरीब बात है। हाँ, और क्योंकि देखिए अगर किसी की बेटी या अगर ये यतीम भी है तो जो भी गार्डियन या जो भी घर वाला है, 6 घंटे आपका बच्चा लापता हो तो हर जगह आपको गुराम मच जाता है। बिल्कुल। तो और यहाँ 3 दिन हो गए। दूसरी बात, पहले जो है ना गार्ड्स की बात आपने भी की, और जो पुलिस कह रही है कि गार्ड्स 2 तैनात थे मगर वो इस बात का जवाब नहीं दे सके, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता लगा। दूसरी चीज़, शाहराह कश्मीर है, मेन शाहराह है, वहाँ CCTV फुटेज जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि मेट्रो स्टेशन ज़रा सा साइड पे है रोड साइड पे ही है, मगर CCTV वहाँ की नहीं है। अब सेफ सिटी जो है अथॉरिटी जो है वो वहाँ कैमरे लगा रही है, तो कैमरे रोड की हद तक तो हैं, लेकिन साइड पर उससे चेक ज़रूर किया जा रहा है। अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है उन्हें कि ऐसा कोई शख्स लेकर के मतलब उस बच्ची को आया ऐसा मतलब हम रूल आउट कुछ नहीं कर सकते, जाहिर है, लेकिन ये शायद मुश्किल है कि कोई, जैसे कश्मीर हाईवे की आपने बात की ना, तो किसी कोई जा रहा था, उसने कहा कि यार ये जगह अच्छी है, यहाँ पर लाश को डंप कर दो। अगर ऐसा होता तो यकीनन कहीं ना कहीं उसकी फुटेज आती। तो हो सकता है कि कहीं अंदर से ही बंदा आया वो। अब जाहिर है कि स्पेकुलेट इस पे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लग रहा है मुझे कि इस तरह का जब होता है तो या तो ये कोई ट्रैफिक का केस है, जिसको इंसानी स्मगलिंग का, जिसको शायद 3-4 साल पहले अगवा किया हो, और इसीलिए आपको इमीडिएट कोई FIRs और या इमीडिएट आपको रिपोर्ट्स नहीं मिल रही। ये एक मुमकिन है, या तो फिर बदकिस्मती के साथ, और ये मतलब कहना भी तकलीफदेह ही है, लेकिन बहुत ऐसे केसेस में आप देखते हैं कि कोई नज़दीकी का या कोई फैमिली मेम्बर होता है। बिल्कुल। हाँ। और जहाँ तक रेप की बात की आपने, तो वो जो ज़राए के मुताबिक फोरेंसिक एग्जामिनेशन ने इसको साबित किया है, लेकिन जाहिर है कि वो अभी रिपोर्ट हमारे पास सामने नहीं है, अभी भी तो इसीलिए ये पट्टी, अगर पट्टी के साथ, पट्टी के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये नंबर दिया है पुलिस ने 0300 5199 060। ये एक ही तस्वीर, और यकीनन हम कभी मतलब लाश या इस तरह की कोई तस्वीर ना चलाएं।
ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसीलिए हम इसको चला रहे हैं, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अगर किसी के पास कोई भी मालूमात हैं तो आप इस नंबर को कॉल कर सकते हैं, और हो सकता है इश्तिहार आप सोशल मीडिया पे भी अगर शेयर करें तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। मेरी ट्विटर पे भी अवेलेबल है, मुबशर की ट्विटर पे भी अवेलेबल है। हम एक दफ़ा ये शो की ट्विटर से भी अपलोड कर देंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने ऑफिशियली इसको जारी किया है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और जो है वो अवेलेबल है। तो किसी को भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है इसी तरीके से पता लगता है। और एक चीज़ मैं इसमें अगेन पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्राइम सीन की फ़ोटोज़ देखी हैं, आपने भी देखी है। ये उससे एक चीज़ लग रही है कि क्योंकि वो जगह है वहाँ पर मिट्टी है, वहाँ पर आपको पता है वो ज़ेर तामीर है जैसे होता है, कपड़े पर एक भी दाग नहीं है, ताकि मोज़ों पर भी दाग नहीं है। तो मतलब कि अगर वो चल के आई होती या उसको बॉडी को वहाँ शिफ्ट किया, बॉडी को वहाँ ज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि बॉडी को वहाँ शिफ्ट किया, कि मतलब ये वारदात कहीं और हुई है, और कपड़े पूरे पहने हुए हैं, कपड़े पे भी कोई फटे नहीं है, मतलब नो मार्क्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्लियरली लग रहा है कि ये वारदात कहीं और हुई है और वहाँ पर इस लड़की को डंप किया गया है। तो ये केस है। अगेन एक दफ़ा फिर अपील करते हैं कि पुलिस के साथ ताउन कीजिए। किसी के पास भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, ये G11 का एरिया है अक्रॉस शाराए कश्मीर, तो जाहिर है वहाँ के रहने वाले जो करीब लोग हैं, मेहराबादी है वहाँ पर, वहाँ किसी ने देखा हो तो प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। एक बहुत ही जो है ऐसा वाक़या हुआ है जिसके ज़ाहिर है मुहर्रिकात के ऊपर इवेंचुअली तो सामने वारसीन आएंगे तो पता लगेगा कि क्या होता है, मगर इसको रिजॉल्व करने में पुलिस की मदद कीजिए। और एक और इसमें मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और अगेन ये भी कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग शुगली कॉल्स करते हैं। इस तरह के केसेस में भी हम देखते हैं कि ऐसा होता है। तो पुलिस का खौफ ना करें, कम से कम खुदा का खौफ कर लें, और ऐसा बराए मेहरबानी ना किया जाए करें, क्योंकि अगर आपने जो भी आपका मकसद है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रैक्ट होती है और जो असल जो इसके मुजरिम हैं वो बच जाते हैं, तो ये आपके सर पर होगा फिर। तो ये भी मेरा ख्याल है कि जहन में बंदे को एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। जी, T20 वर्ल्ड कप जो है अपने अख्तामी मराहिल की जानिब गामजन है। आज पहला सेमीफाइनल हुआ जिसमें न्यूजीलैंड ने एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। जिस तरह की बैटिंग नीशम और फिर बाद में मिचेल ने की, उससे लग रहा है कि न्यूजीलैंड वाकई डिज़र्व करती थी कि वो फ़ाइनल में जाए। पाकिस्तान से हारी हुई है, मगर पाकिस्तान ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान भी, उम्मीद यही है इंशाल्लाह बकौल ज़रा के लाजमी कहना है कि पाकिस्तान जो है वो भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। अब इतने मैच जीत लिए, एक मैच क्या हारना यार, मैं वही कह रहा हूँ। इंशाल्लाह नहीं हारेंगे, बस जीतेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब एक तो कमेंट्री होती है इन मैच, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार कमेंट्री लगती है वो होती है जो सोशल मीडिया में लोग ट्वीट करते होते हैं और पोस्ट कर रहे होते हैं। और जब पाकिस्तान और नमीबिया का मैच हुआ, और आपको पता है मैच के बाद फिर पाकिस्तान की पूरी टीम गई नमीबिया के ड्रेसिंग रूम में, और बड़ी खूबसूरत विजुअल्स थे। ये चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे, ये आगे चल रहे हैं, अब ये दाखिल हो रहे हैं। तो एक जो बार बार कमेंट किया गया था वो ये था कि नमीबिया की जो आबादी है वो तकरीबन, नमीबिया कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, सबर। नमीबिया अफ्रीका में, ओके, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, मैं बताता हूँ। तकरीबन 26 लाख की आबादी है, ये देखने सर मैप पे भी आ गया उससे। और उसमें जो सफ़ेद फार्म है वो तकरीबन 5 से 6% हैं। तो लोगों ने पूछा कि यार इतने कम हैं, ज़्यादातर ब्लैक मेजॉरिटी है, लेकिन क्रिकेट टीम में 80 से 90% सफ़ेद फार्म कैसे आ गए? तो अगर मैं एक लफ्ज़ में इसका जवाब दूँ, वो लफ्ज़ होगा अपार्थाइड। ये वो नस्ल परस्ती का निज़ाम था, एक पूरा कानूनी निज़ाम था जो साउथ अफ्रीका में था, और कब ख़त्म हुआ था? मेरे ख्याल 90s में ख़त्म हुआ था। अच्छा,
1915 से पहले नामीबिया जो थी वो एक जर्मन कॉलोनी थी, आज उस पर भी अभी आएंगे। लेकिन फिर पहली जंग अजीम के बाद जब जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो साउथ अफ्रीका ने हमला किया नामीबिया पर और उसका नाम बदलकर साउथ वेस्ट अफ्रीका रख दिया। बड़ी क्रिएटिव सोच थी कि हम साउथ अफ्रीका हैं, आप साउथ वेस्ट अफ्रीका हैं। बेसिकली लीग ऑफ नेशन ने मैंडेट दिया, लीग ऑफ नेशंस ने मैंडेट दिया था, लेकिन फिर उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई, वो मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब क्यों, जब कब्जा कर लिया था तो फिर अपना कानूनी निज़ाम भी अपने साथ ले आए, यानी कि अपार्थाइड, जिसका मतलब कि टॉप पर गोरे हैं और बाकी सब हमारे थर्ड फोर्थ क्लास सिटीजन्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ कि सारे जो पैसे और सारी जो सहूलतें थी वो जाहिर है कि सफ़ेद फार्मों को मिली। क्रिकेट, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट के जो इनक्यूबेटर थे वहाँ पर वो थे जो बड़े बड़े एलीट प्राइवेट स्कूल्स थे या जो बड़ी बड़ी क्रिकेट अकेडमीज थी जहाँ पर स्याह फार्मों की कोई रसाई नहीं थी। तो आप देखेंगे कि आज तक अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम भी देखें तो दे आर मोस्टली वाइट, ठीक है, क्योंकि नामीबिया में भी और साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट को फिर एक गोरों की खेल समझ लेगा। साउथ अफ्रीका ने फिर एक कर दिया कि 50% खिलाड़ी जो है वो तो उनकी वो तो रेनबो नेशन वाली जो उनकी जो शुरू हुई मैंडेला के बाद। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रग्बी में भी आप यही देखेंगे। तो इसके साथ साथ ना एक तो वसाइल का मसला था, लेकिन दूसरा इसके साथ साथ वो एक सियासत और नस्ल का भी मसला बन गया कि यार ये गोरों की गेम है, हम तो सॉकर खेलेंगे। शुरू में जिम्बाब्वे की टीम का भी यही, शुरू में जिम्बाब्वे की टीम में भी था और इन सब की मिलती जुलती एक पोजीशन है। अच्छा, फिर 1990 में बिल आखिर आज़ादी हासिल हुई नामीबिया को, जब साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने सालों तक जंग लड़ी, अंगोला में भी वो जंग लड़ी गई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन अब तकरीबन मेरे ख्याल 31 साल हो गए हैं, अभी भी ज़्यादातर इकॉनमी गोरों के हाथ में है और बहुत कोशिशें की हैं मुख्तलिफ नामीबियन हुकूमतें ने कि यार आप 25% बेच दो स्याह फार्मों को, लेकिन जाहिर है कि जब आपके हाथ में सारी बिजनेस होती है तो वो आपकी ही गेम होती है। अच्छा, लेकिन इनका हाल जितना भी मुश्किल है इकोनॉमिकली और जो साउथ अफ्रीका का जो कंट्रोल था वो भी बहुत ही खौफनाक था, लेकिन जो असल जो ट्रेजेडी हुई है नामीबिया के साथ वो थी जब जर्मनी ने नामीबिया के ऊपर कब्जा किया। और ये कहानी शुरू होती है 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है। अगर वो नक्शा अफ्रीका का हम लगा दें डिवीजन वाला प्लीज़, तो इससे ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो भी अफ्रीका की जो बची बुची कॉलोनीज थी, क्योंकि जर्मनी आपको पता है कि बहुत लेट आया कॉलोनाइजेशन की गेम में, तो उनको वो खित्ते मिले जो किसी और को चाहिए नहीं थे। अच्छा, नामीबिया में वसाइल नहीं थे, जैसे बाकी जो अंग्रेज या फ्रेंच थे वो तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करते थे ना। जर्मनी का मसला हमेशा ये रहा है कि यार आबादी बहुत ज्यादा है, रकबा बहुत कम है हमारा। तो वो जब कॉलोनाइज करते थे तो वो सेटल करते थे। आपको याद है कि हिटलर ने भी रूस पर क्यों हमला किया था कि यार इनकी हम बंदों को मार देंगे, इनकी जमीन पर हम जर्मनों को आबाद करेंगे। तो यहां पर भी ये सिलसिला शुरू हुआ। एक जो मसला इसमें था कि पहले भी वहां लोग रहते थे, तो दो बड़े कबीले थे, हेरेरो और नामा। तो जाहिर है कि जब जर्मन वहां पे काबिज होने लगे तो ये जो दो कबीले थे ये उनके खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन फिर जर्मनी ने अपनी पूरी आर्टिलरी लाई, जदीद फौजें लाई और उनको शिकस्त दी। इस हद तक कि एक रेगिस्तान था वहां का, सारे कौम को वहां धकेल दिया और कहा कि अगर यहां से कोई निकलेगा उनको गोली मार दी जाएंगी। तकरीबन 80% जो हेरेरो की आबादी थी वो वहां पर कत्ल हुए। फिर इनकी खोपड़ियां इन लोगों ने निकाल के वहां से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो पहले थे ना वो यहां बने हैं। 20वीं सदी की पहली नस्लकुशी ये थी। उनकी खोपड़ियां भेजी जर्मनी, जहां पर इनको नापा गया, म्यूजियम्स में रखा गया और फिर ये थ्योरी बनाई गई कि जी ये देखिए इसकी खोपड़ी इस तरह की है, इसका मतलब है कि ये एक कम नस्ल है। यही जो फिर थ्योरीज थी और कॉन्सेंट्रेशन कैंप की जो प्रैक्टिस थी ये फिर दूसरी जंग अजीम में यहूदियों पर अप्लाई हुई। और उस हॉलोकास्ट की तो बहुत लोग बात करते हैं, इस हॉलोकास्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं है। लेकिन फिर जर्मनी ने कुछ इसके ऊपर अब कुछ खोपड़ियां अजराए करम उन्होंने वापस भी कर दी हैं और कोई 30-35 लाख डॉलर का कंपनसेशन भी दिया, बहुत व्हिच इज वेरी वेरी प्रिंसली सम, और वो भी तरक्याती मंसूबों की शक्ल में खर्च हो गई। जी 90% लोग मान दिए हमने, लेकिन अब सो सॉरी। नामीबिया ने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया T20 के लिए और उनके जो सबसे ज़बरदस्त खिलाड़ी थे वो ऑस्ट्रेलवी निजात डेविड वीस थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर उन्होंने अपार्थाइड की वजह से ये टीम इस तरह बने
फ्रांस की आधी टीम जो है वो नॉन वाइट है फुटबॉल की। हाँ, वो तो सबकी है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।